नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। रोज की तरह आज भी पटियाल का पहला इंटरेस्ट नीट पेपर लीक ही है, क्योंकि ये खबर नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का कमिटमेंट है। आज पटियाल आपको यह बताएगा कि एनटीए का रक्षा तंत्र बार बार फेल क्यों हो जाता है। नीट स्कैम में कौन 700 करोड़ रुपए की तलाश में लगा हुआ है। छोटी जगह के सेंटर में दोबारा एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की रैंक कैसे इंप्रूव हो जाती है। एनटीए कहता है कि सेंटर इंसान नहीं कंप्यूटर बांटता है, तो फिर घोटालेबाज अपनी मर्जी का सेंटर कैसे पा जाते हैं। पेपर लीक क्यों होता है, कौन करता है और क्यों करता है। पटियाल का परीक्षण सरकार जरूर देखे, उसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां है। दूसरा परीक्षण संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सांसदों की अराजकता का होगा। संविधान में लिखा है कि शपथ कैसे लेनी है और शपथ में क्या बोलना है, लेकिन आज संसद क्या हो रहा था, क्या देख रहा था। सांसद शपथ लेने के लिए जो पहुंच रहे थे, जिसके मन में जो आया वही बोलने लगा। ओवैसी आए, बोले जय फिलिस्तीन। अतुल गर्ग आए, वो बोले जय हिंदू राष्ट्र, जय हेडेगेवार। अरे संविधान चल रहा है या मजाक चल रहा है। ऐसी अराजकता संविधान और देश के हित में नहीं है, और पटियाल का मानना यह है कि शपथ की गरिमा को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। तीसरा परीक्षण भारत में बेल के नियमों का होगा। केजरीवाल की बेल पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एबनॉर्मल है। आज हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली बेल रद्द कर दी। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। वहीं दूसरी ओर पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत मंजूर कर दी। नाबालिग पर आरोप यह है कि उसने 37 दिन पहले शराब के नशे में पोर्शे कार में 2 युवा इंजीनियर्स को कुचला, दोनों मर गए। नाबालिग के माता पिता दादा सब पर केस के कमजोर करने के लिए गवाहों को धमकाने, सबूत को मिटाने, अपहरण जैसी साजिश रचने के संगीन आरोप है। केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिली, नाबालिग आरोपी को क्यों मिल गई, यह समझने के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 तक आप बने रहिए। चौथा परीक्षण भारतीय शादियों का करूंगा। नई रिपोर्ट आई है, 7 फेरों का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। शादी के इंतजामों की कमाई में भारत दुनिया में नंबर 2 है। शादी पर भारतीयों का औसत खर्च 12 लाख से ज्यादा है। बैंड बाजा और बारात के बारे में दिलचस्प जानकारियां देखने के लिए आप बने रहिए पटियाल के साथ। आज भी पटियाल का पहला परीक्षण नीट पेपर लीक ही है। 17 दिन से यह हमारी मेन स्टोरी है, क्योंकि नीट स्कैम पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का कमिटमेंट है। आज पटियाल नीट पेपर धांधली में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेगा, और यह खुलासा क्या है, पटियाल आपको यह बताएगा कि देश में नीट में एग्जामिनेशन सेंटर का घोटाला कैसे होता है। यह घोटाला है क्या, पेपर घोटाला कितने करोड़ का है। पटियाल को ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि नीट पेपर लीक में 700 करोड़ रुपए की तलाश है। इतना पैसा किसका है और कहां से आया है, यह जानने की कोशिश भी करूंगा। नीट एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट जो फॉर्म भरता है, उसकी कीमत है 1700 रुपए, 1700। लेकिन एग्जाम माफिया नीट पेपर से कैसे 700 करोड़ रुपए कमा लेता है, यह पटियाल आज आपको बताने वाला है। एग्जाम सेंटर के बंटवारे में जिस घोटाले का दावा किया जा रहा है, वो कैसे होता है, यह भी आपको बताऊंगा। लीक माफिया के मनी ट्रेल की एक एक परत खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 8 तस्वीरों का एक ट्रेलर दिखाता हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि लीक के 700 करोड़ की कमाई कैसे की जाती है। एग्जाम माफिया ने 700 करोड़ कमाने के लिए झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पेपर लीक कराया। हजारीबाग से लीक हुआ क्वेश्चन पेपर पटना तक पहुंचा। प्रति कैंडिडेट 50 लाख रुपए में यह बिका। गोधरा में पैसे लेकर कैंडिडेट से ओएमआर शीट खाली छोड़ने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के लातूर में कैंडिडेट्स को रुपए के बदले में नंबर बढ़ाने की गारंटी दी गई। रांची में कुरियर कंपनी का लीक का आरोप लगा। यह भी लीक माफिया का ही कमाई वाला ट्रिक है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर छपते हैं, उसके इंजीनियर को खरीदने की कोशिश होती है। भोपाल में ऐसा केस सामने आया है। यहां तक कि लीक माफिया का यह दावा भी है कि वो कमाई के लिए अपनी मर्जी से एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करवा लेता है।
पेपर लीक कैसे होता है और उससे कमाई कैसे होती है, वो रास्ते आपने अब तक सुन लिए, देख लिए। अब मैं आपको पेपर सेंटर में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं और इस पूरे घोटाले की तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इस पर 4 बड़े अपडेट देता हूं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हुआ है। केस अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी आज पटना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के दफ्तर पर पहुंचे। दूसरी तरफ ईडी ने जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम माफिया को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक में इसके कनेक्शन की भी जांच हो रही है। पेपर लीक पर योगी सरकार हरकत में आई है, नया कानून लाने जा रही है जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नीट कैंडिडेट्स के साथ खड़ी हो गई हैं। उन्होंने क्या किया है? ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। ये अब तक के बड़े बड़े अपडेट हैं। अब पटियाल आपको छोटे सेंटर में बड़ी रैंक के घोटाले की जानकारी देगा कि कैसे छोटे शहरों में बड़े रैंक के घोटाले होते हैं। समझिएगा ध्यान से। नीट एग्जाम के कवरेज के दौरान मेरे संपर्क में कई तरह के लोग आ रहे हैं। उसमें से एक बड़े रिसर्चर भी हैं। उन्होंने अपनी पहचान ना बताने के तौर पर मुझे एक बड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने अपने रिसर्च का एक परिणाम मुझे बताया और वो ये था कि ये सब किस तरह से हैरानी में डालकर सेंटर्स में एक खेल चल रहा है उसको दर्शाता है। मैं एक काल्पनिक उदाहरण से आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है ए, उसने 2022 में नीट का एग्जाम दिया, उसकी रैंक 5 लाख से ज्यादा आई। फिर उसने 1 साल का ब्रेक लिया और दोबारा एग्जाम दिया, तो फिर उसकी रैंक 8000 हो गई, 1 लाख से 8000। ऐसे ही एक और काल्पनिक कैंडिडेट रखते हैं, उसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है बी। बी ने साल 2022 में एग्जाम दिया तो उसकी रैंक थी 10 लाख या उससे ज्यादा, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में कैंडिडेट बी की रैंक बढ़कर 13000 हो गई। कैंडिडेट ए और बी के दूसरे अटेम्प्ट की खास बात क्या रही? खास बात यह रही कि इस बार दोनों कैंडिडेट का सेंटर छोटे शहर में पड़ा था। ये वो शहर थे जो कोचिंग हब वाली लिस्ट से बाहर रहते हैं। अब आपको एक और जानकारी देता हूं। जब कैंडिडेट नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उनको सेंटर के लिए 2 शहर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। दावा है कि इन सेंटर्स के चयन में भी एग्जाम माफिया खेल करते हैं। जिन कैंडिडेट्स को नकल करानी होती है उनके फॉर्म में छोटे सेंटर्स यानी दूर दराज इलाके के सेंटर भरवाए जाते हैं। दावा यह भी है कि यह डील 10 लाख रुपए में होती है, एडवांस 1 लाख और एग्जाम के बाद 9 लाख रुपए। एग्जाम में कैंडिडेट ओएमआर शीट खाली छोड़ देता है, बाद में उसे सेंटर की मिलीभगत से भर दिया जाता है और कैंडिडेट का एडमिशन फिक्स करवाया जाता है। गुजरात नीट गड़बड़ी में गोधरा पुलिस ने ऐसा ही दावा किया है। गोधरा सेंटर के ऐसे छोटे सेंटर की लिस्ट में वो शामिल थे जहां एग्जाम देने के बाद रैंक इंप्रूव होने का दावा किया जा रहा है। मतलब छोटा सेंटर और बड़ी रैंक वाला घोटाला। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि नीट पेपर लीक में 700 करोड़ रुपए की एंट्री कैसे हुई है। पटियाल को पता चला है कि पेपर लीक में 700 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें मांग यह की गई है कि पेपर लीक की जांच ईडी करे। यह बहुत लॉजिकल है कि अगर कहीं पर अवैध पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें ब्लैक मनी की एंट्री होगी और ऐसी स्थिति में ईडी ही जांच के लिए सही एजेंसी है। इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ लोग दावा यह कर रहे हैं कि पटना पेपर लीक का मास्टरमाइंड चुनाव में खर्च के लिए 700 करोड़ रुपए कमाना चाहता था, इसीलिए शायद 700 करोड़ की रकम वाली बात भी बल पकड़ रही है। वैसे ईडी एक तरफ तो नीट पेपर लीक मामले की जांच में एंटर हो ही चुकी है। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले यतिन यादव को ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि यतिन यादव का नीट या फिर नेट एग्जाम पेपर लीक में कोई कनेक्शन है या नहीं। वैसे मेरी जानकारी के मुताबिक पेपर माफिया के तार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बहुत संभव है कि यतिन यादव नीट पेपर लीक में भी शामिल हो। अब यह समझिए कि ये सब मिलकर पैसा कैसे कमाते हैं। पेपर लीक में पैसा घूमता कैसे है। पटियाल ने आपको बताया कि पटना के लर्न प्ले स्कूल में क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए 30 से 32 लाख रुपए में सौदा हुआ और ये बिका भी। वहीं गोधरा की अगर बात करें तो गोधरा में ओएमआर शीट भरने के लिए दर्जनों कैंडिडेट्स के साथ
एग्जाम माफिया ने 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट के हिसाब से डील की थी। महाराष्ट्र के लातूर में नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली में बैठे गंगाधर ने प्रति कैंडिडेट 5 लाख रुपए वसूले थे। ये बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, अलग अलग राज्यों की पुलिस और सीबीआई जो भी जांच कर रही है उसमें। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम वो जिले हैं जहां नीट का पेपर लीक हुआ। इसके सबूत सामने आ चुके हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि अगर एक कैंडिडेट से 30 से 40 लाख रुपए तक वसूले गए हैं तो ये घोटाला कितने करोड़ का है। समझ आता है ना कितने करोड़ का है। सरकार को भी समझ आना चाहिए, एजेंसियों को भी समझ आ रहा होगा। अब पटियाल झारखंड के हजारीबाग की कुरियर कंपनी से पेपर लीक के कनेक्शन का परीक्षण करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने यह खुलासा किया था कि कैसे रांची की एसबीआई ब्रांच से पेपर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पहुंचे। एग्जाम खत्म होने के बाद कैसे ई रिक्शा में रखकर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को जमा करवाने के लिए वापस किया गया था। नीट क्वेश्चन पेपर और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पटियाल एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। पटियाल के हाथ में यह जानकारी लगी है कि उसके मुताबिक कुरियर कंपनी ने नीट क्वेश्चन पेपर के 9 पैकेट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्वेश्चन पेपर के ये 9 पैकेट 2 बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने थे, ये जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले यानी 3 मई को बैंक के स्ट्रांग रूम की जगह ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्वेश्चन पेपर के 9 सेट बैंक की जगह कोरियर कंपनी के औरैया ब्रांच पर ही डिलीवर कर दिए। यह हजारीबाग में ही है। अब इस कांड को ड्राइवर की गलती बताया जा रहा है कि यह तो भैया उसकी वजह से हो गया। कमाल की बात है, ऐसे कैसे हो गया? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्या ड्राइवर के भरोसे छोड़ दिया, वो भी ई रिक्शा के? पूरे मामले पर पटना का इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जब कुरियर कंपनी के मैनेजर से पूछताछ करने के लिए पहुंचा तो जवाब मिला कि ड्राइवर उनके कंट्रोल में नहीं था। कमाल की बात है। ईओयू को ई रिक्शा से पेपर डिलीवर करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुका है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि नीट का क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक हुआ है। सच क्या है ये अब सीबीआई को सामने लाना है। अब आगे गौर कीजिए, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार दूसरे आरोपी संजय जाधव को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसी मामले में कल हेडमास्टर जलील पठान को भी गिरफ्तार किया गया था। जलील भी 2 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ही है। अब आपको लातूर पेपर लीक में सामने आई नई जानकारी दे देता हूं। दिल्ली में गंगाधर था और लातूर में संजय जाधव। संजय ही पैसे का काम देखता था। नीट में पैसे के बदले मार्क्स बढ़ाने का रैकेट 2 साल से चल रहा था। इस केस में आरोपी कोंगलवाल, उसी के घर की तलाशी हुई है, जो कि सरकारी कर्मचारी है। उमरगा आईटीआई में सुपरवाइजर है। इसके घर से 12 नीट कैंडिडेट के एडमिट कार्ड, 6 मोबाइल फोन और पैसे के लेन देन वाले बैंक रिकॉर्ड मिले हैं। दावा यह है कि नीट में अंक बढ़ाने के लिए आरोपी 5 लाख रुपए लेता था, जिसमें से एडमिट कार्ड भेजते वक्त ही कैंडिडेट से 50,000 रुपए एडवांस में ले लिए जाते थे। आरोपी मोबाइल से मैसेज भेजने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। जाधव और जलील कैंडिडेट से लिया गया पैसा कोंगलवार तक पहुंचाते थे और कोंगलवार दिल्ली में बैठे गंगाधर तक इस पैसे को भेजता था। लातूर में नीट पेपर धांधली में जिस गंगाधर का नाम सामने आ रहा है, आज एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल उसी गंगाधर के घर पर पहुंच गए, जो कि दिल्ली से लगे गुरुग्राम में रहते हैं। देखिए वहां क्या मिला और क्या बात हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस एफआईआर में जिस आरोपी गंगाधर का नाम है, जो वो उसका घर जो है वो यहाँ दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में है। फिलहाल अंदर से दरवाज़ा जो है वो बंद है। हमने लगातार एबीपी न्यूज़ ने कई बार आवाज़ें दी, घर की घंटी भी बजाई, लेकिन अंदर से किसी भी तरीके का उत्तर, अपना पक्ष रखने के लिए गंगाधर या उसके परिवार की तरफ से कोई जो है वो यहाँ पर नहीं आया है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? ये तो घना ही साल से हो रहे। ये तो आदमी तो सही था भैया, आदमी तो गलत नहीं है। बातचीत हुई कभी? खूब होती है, बढ़ते निकलते खूब होती है। अच्छा, तो क्या क्या जवाब आता है? क्योंकि इनका नाम जो है वो एटीएस की एफआईआर में भी इनका नाम आया है। अपना बरता है उस हिसाब से ठीक है। अब अंदर का किसी को क्या पता होता है भाई कौन कैसा है। देखो एफआईआर में ये नाम आया है कि इन्होंने बच्चों को मिलवाया जिन 2 शिक्षकों ने पेपर लीक किया था उनसे, और एक बड़ी रकम जो है उनसे ऐठी।
पता नहीं, हमने तो नहीं सुना भाई यहाँ तो। आज सीबीआई की टीम पटना के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के दफ्तर पहुंची। यहां सीबीआई टीम ने एडीजी आर्थिक अपराध शाखा के साथ नीट पेपर लीक मामले पर लंबी बैठक की। सीबीआई ने पटना के एसएसपी को भी अपने ऑफिस में बुलाया, वो फौरन पहुंच भी गए। बिहार के नालंदा में बैठकर पेपर लीक का रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर भी आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल गिरफ्तारी के डर से संजीव मुखिया ने 5 जून को ही पटना एडीजी कोर्ट में किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के बचने के लिए ऑर्डर प्राप्त कर लिया था। यह ऑर्डर कैसे प्राप्त हुआ? आज कोर्ट ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। यह एक बड़ा अपडेट संजीव मुखिया को लेकर। जानकारी यह भी सामने आई है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया एक सरकारी कर्मचारी था। संजीव मुखिया नूर सराय के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट की नौकरी करता था। परीक्षा के दिन दफ्तर से छुट्टी लेकर संजीव नीट पेपर लीक की साजिश रचता था। दफ्तर के बिना सूचना दिए ही संजीव गायब हो गया। हॉर्टिकल्चर कॉलेज ने जब संजीव को चिट्ठी लिखकर एब्सेंट होने का कारण पूछा तो संजीव ने बताया कि वो बीमार है, इसीलिए 5 जून तक छुट्टी पर रहेगा, लेकिन कांड वो कुछ और ही कर रहा था। नीट पेपर धांधली की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। सांसद पप्पू यादव री-नीट की टी-शर्ट पहनकर पार्लियामेंट पहुंच गए। पप्पू यादव ने इस दौरान क्या क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आपको परीक्षा में सुधारों के लिए हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग पर अपडेट दूंगा। आप जय श्री राम, जय हनुमान, जय सब नेता के चमचागिरी करते रहिए, नारा लगाते यार। नीट बोलने में उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा हैशटैग रीनीट विशेष राज्य का दर्जा। ये मैंने अपने 14 करोड़ जनता जिसने बेटे के रूप में भेजा वो भी ना बोलूं तो मैं भी ये भगवान नेताओं की दलाली करते रहूं। परीक्षा में सुधार और एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई थी, आज उसकी पहली बैठक हुई। पटियाल को जानकारी यह मिली है कि हाई लेवल कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में आज की मीटिंग रखी गई थी और हुई भी। डॉक्टर के राधाकृष्णन ने कहा कि समिति की प्राथमिकता कैंडिडेट्स और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी चिंता और सुझावों को जानना है, इसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि समिति का उद्देश्य छात्रों की कठिनाई और तनाव को कम करना है। इसके लिए वो एक मजबूत प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। पूरे देश में नीट परीक्षा धांधली का शोर मचा हुआ है, लेकिन नीट इकलौती परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक हुआ हो। देश में आए दिन किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक होता ही रहता है, पैटर्न बेशक अलग अलग हो। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। यूपी आरओ और एआरओ पेपर मामले में भोपाल की जिस प्रिंटिंग प्रेस से यह लीक हुआ था, उस प्रिंटिंग प्रेस का इंजीनियर सुनील रघुवंशी मशीनों के पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर छिपा कर लेकर गया था। सुनील रघुवंशी ने 10 लाख रुपए में आरओ और एआरओ का पेपर लीक किया था। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आपको एक और बड़ी जानकारी देता हूं। लगातार लीक हो रहे पेपर के मामले में यूपी की योगी सरकार सख्त हो गई है। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इस कानून के तहत पेपर लीक कराने वाले दोषी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन जेल की सजा दी जाएगी। जो परीक्षा प्रभावित होगी उसके खर्चे की वसूली भी एग्जाम माफिया से ही होगी। पेपर लीक कराने में जो कंपनियां शामिल होंगी उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। पटियाल का मानना है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है उनमें सुधार की गुंजाइश लीक के बाद दिख रही है, जबकि जरूरत तो पेपर लीक को रोकने की है। अगर पेपर लीक के बाद आप आरोपी को फांसी पर भी चढ़ा दें तो उससे हासिल क्या होगा? फायदा तो तब है जब परीक्षा का लीक प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाए।
पब्लिक इंटरेस्ट में अब सांसदों की शपथ में संविधान के सम्मान का परीक्षण होगा। पटियाल आपको लोकसभा के अंदर ले जाएगा, जहां आज नए सांसदों की शपथ का कार्यक्रम चल रहा था। इसे संविधान के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन माननीय सांसदों ने मन में जो आ रहा था वही कहने की जैसे ठान रखी हो। पटियाल एक सवाल करना चाहता है कि देश कैसे चलेगा? देश संविधान से चलेगा या प्राइवेट अराजकता से? यह सवाल खास तौर से उन सांसदों से है जो संविधान को पॉकेट से निकालकर लहराने लगते हैं। यह सवाल उन सांसदों के लिए भी है जो चौखट चूमकर संसद में दाखिल होते हैं, और यह सवाल उनसे तो है ही जो अपने मन से कुछ भी कहने से बाज नहीं आते। अब पटियाल आपको संसद से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता है। ये तस्वीरें लोकसभा में नए सांसदों के शपथ ग्रहण की है। लोकसभा में हर नए सांसद को संसद का सदस्य बनाने के लिए संविधान में लिखी गई शपथ विधि के हिसाब से शपथ लेनी होती है, लेकिन आज एक बार फिर कुछ सांसदों ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान राजनीतिक अराजकता का प्रदर्शन किया, बल्कि शपथ लेने के दौरान मनमानी की। संसद को अपने धर्म, क्षेत्र, पंथ, संप्रदाय, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रदर्शन का अखाड़ा बना दिया गया। जय भीम, जय समाजवाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संसद के अंदर से ऐसी प्राइवेट अराजकता की बहुत सी तस्वीरें सामने आई। आपने सिर्फ कुछ ही तस्वीरें देखी। पटियाल आपको यह भी सुनवाएगा कि सांसद शपथ के दौरान इस महानुभावों ने क्या कहा और कैसे कैसे नारे लगाए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज देश में इमरजेंसी के 49 वर्ष पूरे हुए। आज सत्ता में बैठा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी इमरजेंसी की बरसी मना रहा है। बीजेपी आपातकाल को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक अराजकता बता रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी और मोदी सरकार पर 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी लागू करने का आरोप लगा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिन पार्टियों का जन्म इमरजेंसी के विरोध में हुआ, वो भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, जिस पर इमरजेंसी लगाने का आरोप है। हर पार्टी और नेता एक दूसरे पर अराजकता होने का या अराजक होने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसमें अराजक हालात नहीं हो सकते। संसद में शपथ लेने के दौरान संविधान के सिस्टम को बाईपास करके खुलेआम अपने धर्म और विचारधारा का प्रदर्शन खुलेआम किया जा रहा है। लोकसभा में 2 दिनों से शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। कल भी बहुत से सांसद शपथ लेंगे। आज 5वीं बार चुनकर संसद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने भी शपथ ली। ओवैसी की शपथ के दौरान संसद में अराजकता की सबसे शर्मनाक तस्वीर सामने आई। अपनी शपथ के दौरान ओवैसी ने फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस बात पर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। ओवैसी के जवाब में सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में लोकसभा की कार्यवाही से ओवैसी की शपथ के विवादित शब्द हटा दिए गए। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। पटियाल का विश्वास है कि संसद में संविधान की कॉपी लहराने के काम नहीं चलेगा। संविधान के प्रति सम्मान दिखाना होगा। जिन सांसदों ने
आज संविधान की शपथ विधि का अपमान किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देशवासियों के मन में संविधान की भावना और मजबूत हो। पब्लिक इंटरेस्ट में अब 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के चुनाव का परीक्षण होगा। संसदीय परंपरा से लोकसभा की गरिमा को नीट एंड क्लीन रखने के लिए सबसे बड़ा रोल स्पीकर का होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकसभा अध्यक्ष के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। पिछले 72 साल में 2 अपवाद से सिवाय आम सहमति से एक स्पीकर चुन लिया जाता था। लेकिन 18वीं लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अब यह भी चुनाव से तय होगा। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का नाम तय किया गया है। जवाब में विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश मैदान में है। लोकसभा में कौन बनेगा स्पीकर, यह अब विपक्ष और सरकार के बीच नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। स्पीकर जो पद है वो स्पीकर एक कंसेंसस का पद है। अब आज भी तानाशाह की तरह काम करेंगे, इतने मजबूत विपक्ष होने के बावजूद। वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सबसे अच्छा है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। ऐसे मामले में समर्थन करना चाहिए इन दलों को, सबको, क्योंकि अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। स्पीकर सारे हाउस के होते हैं, तो इसलिए इनको सर्वसम्मति से ही सारों को चुनना चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। 72 साल से लोकसभा स्पीकर का जो पद विवादों से दूर रहा, उसे लेकर अब टकराव की नौबत क्यों आ गई? ये जानने से पहले आप उन 2 चेहरों को देख लीजिए जिनके बीच स्पीकर पद को लेकर मुकाबला होगा। एनडीए के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का नाम आगे बढ़ाया है। 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला ही विराजमान थे। बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बना दिया है। के सुरेश केरल के एक सीट से जीतकर आए हुए कांग्रेस के सांसद हैं और 8वीं बार चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे हैं। सरकार ने स्पीकर पद के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से संपर्क किया, कई बार बातचीत भी की, बावजूद इसके ओम बिरला के नाम पर बात नहीं बन पाई। स्पीकर के लिए एनडीए और इंडिया में सेटलमेंट हो जाता तो अब तक ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो चुके होते। लेकिन अब बुधवार को लोकसभा में सांसदों का वोट तय करेगा कि अगला स्पीकर कौन होगा, एनडीए के ओम बिरला या फिर इंडिया के सुरेश। नंबर गेम में ओम बिरला मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि एनडीए के पास 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के पास 236 सांसद हैं। 14 सांसद ऐसे हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो भी विपक्ष के साथ अगर खड़े हो जाएं तो फिर भी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष के पास नहीं जाने वाली। सारे विवाद की जड़ में डिप्टी स्पीकर का पद है। असल में इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि सरकार अपना स्पीकर बना ले, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर विरोधी दल का सांसद बने। लेकिन दावा यह है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नतीजा अब चुनाव होगा। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है,
वो पूरे सदन क्या होते हैं। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करें। शर्त पर अड़े रहे तो के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। बात करते हैं सहमति की, लेकिन विपक्ष को उप अध्यक्ष पद को देने के लिए भी वो मंजूर नहीं है। तो इसीलिए अगर वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो हमें भी हमारे पास आज भारतवासियों ने संख्या दिया है, जिस संख्या के साथ उस बुलडोजर को हम सदन के अंदर रोक सकते हैं। हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड they should agree for deputy speaker also. That is a convention. कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल लोकसभा का स्पीकर एक ऐसा पद है, डेमोक्रेसी का रखवालदार, चौकीदार है, लोकतंत्र का चौकीदार है, और उस पद पर एक ऐसी व्यक्ति बैठनी चाहिए जो सभी को समान न्याय दे। डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। कल सुबह 11 बजे मतदान होगा। राजनीतिक दलों ने व्हिप जारी कर दिया है, मतलब जिसे पार्टी कहे उसे वोट दो। लेकिन स्पीकर चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में आपसी फूट भी सामने आ रही है। टीएमसी लोकसभा स्पीकर चुनाव में कैंडिडेट उतारने को लेकर कांग्रेस से नाराज है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे कांग्रेस का एक तरफा फैसला बताया है। दूसरी तरफ हर मुद्दे पर गोलमोल बातें करने वाले शरद पवार लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसा हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है, विरोधी पार्टी के साथ डिप्टी स्पीकर का पद जाता था। लेकिन पिछले 10 साल से मोदी राज में उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने की बात स्वीकार नहीं की। इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई, उसमें मैंने ये सुझाव दिया कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष का पद चुनाव निर्विरोध करने दीजिए। स्पीकर का पद निर्विरोध हो, इसमें हमारी सहमति है। ये संदेश सरकार को दीजिए। आरोप है कि कांग्रेस ने लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। आरोप है कि कांग्रेस ने लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं की है, एंड अनफॉर्चुनेटली। स्पीकर के चुनाव में इतिहास क्यों बना और परंपरा क्यों टूटी? क्या विरोधी दल का डिप्टी स्पीकर सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है? विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद क्यों चाहिए और सरकार क्या इस पर अड़ गई है कि पद नहीं देना है? इस सवाल का जवाब संविधान के विशेषज्ञ से सुनिए। देखिए, डिप्टी स्पीकर कन्वेंशन के मुताबिक परंपरा से विपक्ष को जाता है वो पोस्ट। विपक्ष का कोई मेंबर डिप्टी स्पीकर बनता है। ये परंपरा चली आ रही है शुरू से ही। वो परंपरा इसलिए चली है कि स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है, तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने से हाउस में एक संतुलन रहता है, इसलिए ये परंपरा चली है और हमेशा ये परंपरा चली आई है। और लास्ट लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, चाहे वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो रूल के मुताबिक ही सदन को चला सकते हैं, उसके बाहर नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो भी हैं वहाँ जो बैठते हैं वो पक्षपात के साथ बर्ताव नहीं कर सकते। नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, वो पॉलिटिशियंस हैं वो तो कभी कभी करते भी हैं, लेकिन वरना स्पीकर एक ऐसा पद है जो सबसे ऊपर होता है। और स्पीकर सदन के सारे सदन के लिए है स्पीकर, क्योंकि सदन की जो मर्यादा, सदन की डिग्निटी, इन सब का प्रतीक है वो।
एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने यह अहम जानकारी दी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अहमद बिलाल। बिलाल, क्या आसानी से मान गए या कुछ इसमें भी शर्तें और देरी लगी? अजय, देखिए जगविंदर, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। और जैसा कि इंडिया की गठबंधन की बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही थी, तकरीबन 1 घंटे की ये बैठक चली, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि ये कयास जो है जब से ही कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर के सामने आई थी, 99 सीटें उन्हें मिली थी, तो ये सवाल जाहिर तौर पर उभर रहा था कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का नाम सामने आना है, क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी उसमें साफ तौर से यही कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक हिचक जो है वो राहुल गांधी के मन में जो है वो जरूर है। और ऐसा भी कयास लगा रहे थे, सूत्र बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई भागीदारी जो है वो राहुल गांधी संगठन में रह करके ज्यादा काम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का जनादेश जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला 1-2 टर्म तक, यानी पिछले 10 साल तक बेहद मजबूत सरकार बनाने के बाद जनादेश यह आया कि एक बेहद मजबूत विपक्ष जो है वो इस बार देश में हो। और उस विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है 99 सीटों के साथ। और इस विपक्षी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के कंधों पर रहे, क्योंकि राहुल गांधी चाहे भाड़ो जोड़ो यात्रा के कह लें या भाड़ो जोड़ो न्याय यात्रा के कह रहे, पूरे देश में उन्होंने घूमा और कड़ा संघर्ष किया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब वो जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कंधों पर जो है वो आ चुकी है। और उन्हें जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उनके नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। हालांकि पहले राहुल गांधी जो है वो इस रोल को निभाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब जो है वो ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप और जानकारी लेते रहिएगा और हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आपको यह बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इसलिए भी अहम होता है क्योंकि चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो या फिर दूसरी बड़ी एजेंसियों के मुखिया की नियुक्ति, तो उसमें नेता विपक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। अब पटियाला कोर्ट में जमानत की लड़ाई का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण में 2 किरदार हैं। पहले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की जमानत को रद्द कर दिया, यानी केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला आपको याद होगा, नाबालिग आरोपी की कहानी का दूसरा किरदार है, जिसे आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने बेल दी थी, हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया था, लेकिन पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में आरोपी की बेल लोअर कोर्ट से रोकी तो हाईकोर्ट ने उसे खोल दिया। कानून कहता है कि बेल आरोपी का अधिकार है, तो फिर बेल का रास्ता इतना घुमावदार क्यों है? यह देश के आम नागरिक को भी समझ में आना चाहिए। अब पटियाला इसीलिए आपको बताएगा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक क्यों लगी और पुणे एक्सीडेंट मामले में आरोपी को राहत क्यों मिली। केजरीवाल की जमानत को लेकर अब तक जो हुआ, पहले आप वो जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने इसी महीने की 20 तारीख को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित शराब घोटाले की जो जमानत अर्जी दी थी, 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई। केजरीवाल को रिहा करने का आदेश हुआ। इसके खिलाफ शराब घोटाले की जांच एजेंसी ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, जिस पर पहले हाईकोर्ट ने जमानत को रोका और फिर आज रद्द कर दिया। ऐसा हुआ कैसे, अब इसको आप समझ लीजिए। हाईकोर्ट ने फैसले में बताया कि निचली अदालत ने ईडी से कहा था कि उसके पास जांच से जुड़े सभी दस्तावेज देखने का वक्त नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट की यह टिप्पणी सही नहीं है। ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज ने ईडी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सभी बिंदुओं को विस्तार से देखने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सब चीजें आधार बनाई गई उस मामले की जमानत को रद्द करने की जो लोअर कोर्ट ने दी थी। उसके खिलाफ हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये आज का जो जजमेंट है उसी लाइन पे है
तो क्योंकि हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम स्टे है उसका चैलेंज जो है कल के लिए लिस्टेड है, तो आज हम इस ऑर्डर की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उस बेल के ऊपर जो है कोई किसी तरीके का स्टे जो है वो हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता है। हुआ यह था कि हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल ही केजरीवाल ने अपनी जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जमानत पर रोक को लेकर फैसला तुरंत आता है, उसे लंबित नहीं रखा जाता, ये अमान्य है। अब एक रोचक क्रोनोलॉजी देखिए और बेल के इकोसिस्टम को भी समझ लीजिए। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कहा ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। केजरीवाल पहली नजर में अपराधी साबित नहीं होते हैं, केवल सबूत खोजने के नाम पर आरोपी को जेल में नहीं रख सकते। जांच में एजेंसी की कलाकारी पक्षपात का शक पैदा करती है। लोअर कोर्ट का फैसला ईडी पर गंभीर आरोप की तरह था, लिहाजा जांच एजेंसी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रखा तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल पर फैसला सुरक्षित रखना एबनॉर्मल है, यानी सामान्य नहीं है। आज हाईकोर्ट ने बेल ही रद्द कर दी। लोअर कोर्ट को कहा विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जांच एजेंसी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट, यानी कानून एक है लेकिन अदालत के हिसाब से व्याख्या अलग अलग। ऐसा क्यों है? अब इसे कानून के एक्सपर्ट से ही समझते हैं। को अब नया पिटीशन फाइल करना पड़ेगा क्योंकि पहला पिटीशन जो है वो इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि जिस विषय पे किया गया था वो विषय जो है समाप्त हो गया। अब हाई कोर्ट ने अपना नया जजमेंट दे दिया है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर करेंगे। तो जजमेंट आ गया है, जजमेंट ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और अब नए पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। ये भी बताया कि सेक्शन 45 जो है पीएमएल एक्ट का, उसके विषय में कुछ कहा नहीं गया जो कहना बहुत नितांत आवश्यक था। तो इस वजह से असमंजस की कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। अब जैसे चाहेगी सुप्रीम कोर्ट अपना करेगी। अब बात पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट की, उसमें क्या अपडेट हुआ है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट का आदेश है कि नाबालिग आरोपी को उसकी बुआ के घर के पास ही रुकना होगा। कस्टडी के लिए जाने के बाद अगर आरोपी बाल सुधार गृह में था तो अब उसे वहां से रिहा कर दिया जाएगा। पुणे पोर्शे केस में बेल की कहानी समझाने के लिए पटियाल 2 तस्वीरों की मदद लेगा। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट में आरोप यह है कि नाबालिग आरोपी शराब के नशे में था। बालिग ना होने के बावजूद वो कार चला रहा था। कार बहुत स्पीड में थी, पीछे से टक्कर मारकर 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला। दोनों की मौत हो गई थी। नाबालिग के मां, पिता, दादा भी जेल में हैं। उन पर नाबालिग को बचाने के लिए कानून तोड़ने, गवाह को धमकाने, अपहरण करने और सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने जैसे संगीन आरोप हैं। इतना सब होने के बाद नाबालिग की बुआ बॉम्बे हाई कोर्ट गई और नाबालिग को जमानत मिल गई। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। एक हफ्ता पहले ही, यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, एक हफ्ता पहले की। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी बीदा मौदरी पर आरोप यह लगा कि उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति पर अपनी BMW कार चढ़ा दी। पीड़ित की मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार हुई लेकिन तुरंत जमानत पर छूट गई। ऐसे में पटियाल के जहन में एक सवाल आता है, सड़क हादसे में जहां बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है, वहां आरोपियों को जमानत इतनी जल्दी क्यों मिल जाती है? क्या कानून में कमी है या फिर इस गुनाह की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा? जवाब के लिए पटियाल ने कानून के जानकार से बात की है। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। लाइफ की कहानी फिल्मों में आती है, पहले के जमाने में भी और आज भी किसी का मर्डर करना हो तो सबसे आसान तरीका कहा जाता है कि ट्रक या किसी गाड़ी से किसी को कुचल दो या एक्सीडेंट में मार दो, क्योंकि उनको पता है कि इस कानून में जो प्रावधान है वो आसानी से बेल मिल जाएगा और सजा भी बहुत कम है और कॉम्पेसेशन जो है वो एक नाम मात्र है। तो इस तरह से हमारे देश में कानून, जो नया कानून अमेंडमेंट हुआ है वो भी सही नहीं है और पुराना कानून तो सही है ही नहीं। उसका उदाहरण आपने पुणे पोर्शे केस के हिट एंड रन केस में भी देख लिया। कानून में जो प्रोविजन है
वो बहुत ही लचीला है और इसके सब क्लॉज हैं। इसके बातों को कैसे, किसकी गलती थी कि आगे से किसने ठोका, किसने ब्रेक मारा, कौन आगे से रास्ता क्रॉस कर रहा था, मैं अचानक से अपने रास्ते पे चल रहा था, ये अलग अलग सिचुएशन को दिखाकर कोर्ट में हम जज के सामने उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लेते हैं। और जज, क्योंकि फैक्ट्स का जो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ होता है, तो उस कंडीशन पे तो बेल मिल जाता है। यही हमारे देश का सबसे लचीला और सबसे कमजोर सेक्शन यदि देखा जाए पीसी का, तो वो यही है। बेल पर कानून बहुत क्लियर है, लेकिन इसकी व्याख्या पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक आरोप, एक आरोपी, एक कानून, लेकिन जमानत पर फैसले बदल जाते हैं। ये आम आदमी को बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। घाटकोपर होर्डिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया है। रेलवे की जमीन पर होर्डिंग लगाने की इजाजत कैसर ने दी थी। उस वक्त कैसर जीआरपी कमिश्नर थे। 13 मई को होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के नागरिकों के लिए एक संदेश दिया है। आप भी सुनिए। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।